Okay, now we will discuss our chapter number 16 which talks about due diligence. ठीक है, ड्यू डिलिजेंस होता क्या है? ड्यू डिलिजेंस को यूज़ करना चाहिए जब आप कभी भी इन्वेस्टिगेशन करते हो या एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को एवेल्युएट करते हो, तो तब ड्यू डिलिजेंस आपको यूज़ करना चाहिए. जैसे कि शार्क टैंक में कैसे ऑल द शार्क्स यूज देयर ड्यू डिलिजेंस बिफोर इन्वेस्टिंग into that particular business. Yeah, so due diligence is used to investigate and evaluate a business opportunity. एक ड्यू डिलिजेंस एक जनरल ड्यूटी है, एक केयर एक्सरसाइज करने का इन एनी ट्रांजैक्शन. कोई भी ट्रांजैक्शन आप एंटर करते हो, आपको ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज करना ही चाहिए. अगर ड्यू डिलिजेंस का मोस्ट लीगल डेफिनेशन आप देखेंगे तो ये एक मेजर है ऑफ प्रूडेंट एक्टिविटी या एसिडुइटी इन प्रॉपर as in properly to be expected from and जो ordinarily exercised होता है by a reasonable and prudent person. ठीक है, ये एक measure, ड्यू डिलिजेंस एक measure नहीं है of an absolute standard, but ये depend करता है relative facts of the special case. ड्यू डिलिजेंस ना एक process है of investigation जो इन्वेस्टर्स परफॉर्म करते हैं ताकि वो डिटेल्स ला सके ऑफ द पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट. जैसे कि क्या क्या चीज़ें का इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टर्स कर सकते हैं. दैट इज एग्जामिनेशन ऑफ ऑपरेशंस, मैनेजमेंट, वेरिफिकेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स एक्सेट्रा. तो इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ टाइमली, सफिशिएंट एंड एक्यूरेट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल स्टेटमेंट्स. ठीक है, which may influence the outcome of the transaction. ड्यू डिलिजेंस ना एक केयरफुल स्टडी है और फाइनेंशियल ही नहीं बट नॉन फाइनेंशियल पॉसिबिलिटीज का भी फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग प्लान्स. ड्यू डिलिजेंस में क्या क्या इन्वॉल्व है? एनालिसिस इन्वॉल्व है. एनालिसिस जो कैरी आउट होते हैं, आप कोई भी कंपनी के कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को अक्वायर करने से पहले आप एक एनालिसिस करते हो, वो ड्यू डिलिजेंस के अंदर कवर होता है. क्यों आप एनालिसिस करते हो? ताकि आप डिटरमाइन कर सके द कंडीशंस ऑफ द बिजनेस, कंफर्म जो बिजनेस के जो कंडीशंस है वो कंफर्म करते हैं अबाउट द टारगेट बिजनेस. ड्यू डिलिजेंस आप अप्लाई कर सकते हैं टू रिकमेंडेशन ऑफ फॉर एनी इन्वेस्टमेंट और एडवांसिंग और लोन और क्रेडिट. ठीक है, ड्यू डिलिजेंस को आप परफॉर्म कर सकते हो अगर आप रिक्वायर करते हो इन केस ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग के केस में, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग के केस में, लेंडिंग, लेवरेज बायआउट्स, पब्लिक ऑफरिंग्स, डिसइन्वेस्टमेंट, कॉर्पोरेटाइजेशन एक्सेट्रा. समटाइम्स रीस्ट्रक्चरिंग का जो एक्सरसाइज होता है ना, उसमें एक यूनिट में रिपेन विद इन अ ग्रुप. इट में पास फ्रॉम अंडर द चार्ज ऑफ one team management to that of another team. This situation also gives rise the need for a due diligence review. अगर कोई भी काम एक टीम से दूसरी टीम के पास जाता है तो वो ड्यू डिलिजेंस रिव्यू के लिए दिया जा सकता है. सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन, नॉट सो इम्पॉर्टेंट. ठीक है, अभी ड्यू डिलिजेंस और ऑडिट के बीच में फ़र्क क्या है? हमने इंटर में पढ़ा है कि ऑडिट ना एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन होता है with a view to express an opinion thereon, right? बट अगर हम ड्यू डिलिजेंस की बात करें ना, ड्यू डिलिजेंस एक एग्जामिनेशन ऑफ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट. आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, उस पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट का एग्जामिनेशन करना चाहते हो. सो इसलिए ड्यू डिलिजेंस को रेफर किया जाता है टू एन एग्जामिनेशन ऑफ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट टू कन्फर्म कि सारे मटेरियल फैक्ट्स ऑफ द प्रोस्पेक्टिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी. ठीक है, टू कन्फर्म ऑल द मटेरियल फैक्ट्स. ड्यू डिलिजेंस इन्वॉल्व करता है रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिकॉर्ड एज डीम्ड रेलिवेंट एंड मटेरियल. ड्यू डिलिजेंस एम करता है टू टेक द केयर दैट जो रीजनेबल पर्सन है ना should take care before entering into an agreement or transaction with another party. तो ड्यू डिलिजेंस में 3 चीज़ें कवर्ड है. पहले तो एग्जामिनेशन ऑफ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड एम्स टू टेक केयर दैट अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन should take before entering into an agreement. So this is the difference between due diligence and audit. नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ ड्यू डिलिजेंस क्या होगा? व्हेन अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, अगर आपको पहले बिजनेस अपॉर्चुनिटी अराइज होती है, आप क्या करते हो? इनिशियल डेटा कलेक्शन लेते हो और इवैल्यूएशन कमेंस करते हो उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी का. फिर आप डिटेल्ड ड्यू डिलिजेंस कंडक्ट करके
डिटेल ड्यू डिलिजेंस आप कब कंडक्ट करते हो? ये टिपिकली आप कंडक्ट करते हो आफ्टर द पार्टीज आर इन्वॉल्व इन अ प्रपोज ट्रांजेक्शन हैव अग्रीड इन प्रिंसिपल दैट अ डील शुड बी परस्यूड एंड आफ्टर अ प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग हैज़ बीन रीच। प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग रीच होने के बाद बट प्रायर टू द साइनिंग ऑफ अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट के दौरान आप डिटेल ड्यू डिलिजेंस कंडक्ट करते हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए कि डिटेल ड्यू डिलिजेंस आप टिपिकली कब कंडक्ट करते हो? आप कंडक्ट करते हो आफ्टर द पार्टीज, तो जो दो पार्टीज है ना वो ऑलरेडी एक प्रपोज ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो गए हैं और एक प्रिंसिपल के ऊपर अग्री भी कर लिया है दैट अ डील शुड बी परस्यूड। ठीक है, आपने ये इनिशियल पार्टीज इन्वॉल्व हो गए एंड आपने प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग ले ली है, preliminary understanding has been reached, but prior to the signing of the binding product, end में आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले आप ड्यू डिलिजेंस टिपिकली कंडक्ट या एक्सरसाइज करते हो। ठीक है, द पर्पज ऑफ ड्यू डिलिजेंस इज टू असिस्ट the purchaser or the investor in finding out all the care that a reasonable person can about the business he is acquiring or investing in prior, very important, in prior to the completion of the transaction, including its critical success factors as well as its strength and weaknesses। ठीक है, ये होता है पर्पस ऑफ ड्यू डिलिजेंस का, ताकि वो असिस्ट कर सके in prior to the completion of the transaction, including its critical success factors as well as its strength एंड वीकनेसेस। ठीक है, इन एडिशन अगर आप ड्यू डिलिजेंस करते हो ना, वो एक्सपोज करेगा क्या क्या चीज़ें एक्सपोज करेगा जो प्रॉब्लम्स है या पोटेंशियल प्रॉब्लम्स दैट कैन बी एड्रेस्ड इन द प्राइस नेगोशिएशंस और बाय डीलिंग suitable clauses in the contractual documentation, in particular वारंटी और इंडेमनिटी प्रोविजंस। तो ड्यू डिलिजेंस एक्सपोज भी करता है प्रॉब्लम्स और पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। आपको ड्यू डिलिजेंस क्यों मेरे को ड्यू डिलिजेंस कैरी आउट करना है? भाई ड्यू डिलिजेंस आपको कैरी आउट करना पड़ेगा इन सारी कारणों की वजह से कि जो बिजनेस आप कंफर्म करने जा रहे हो ना, जो है वो वही दिखा रहे हैं, कोई गोलमाल नहीं है। ठीक है, पहला रीज़न टू कंफर्म दैट द बिजनेस इज व्हाट इट अपीयर्स टू बी। सेकेंड थिंग, आप कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से आपको ड्यू डिलिजेंस कैरी आउट करना ही पड़ेगा? टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल डील किलर डिफेक्ट्स इन द टारगेट कंपनी एंड अवॉइड अ बैड बिजनेस ट्रांजैक्शन। आपको ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको कुछ डिफेक्ट्स है क्या टारगेट कंपनी में जो इस डील को किल कर सकती है, हम एंटर नहीं कर सकते हैं, राइट? सो टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल डील किलर डिफेक्ट्स इन द टारगेट कंपनी एंड अवॉइड अ बैड बिजनेस ट्रांजैक्शंस। फिर आपको क्यों ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए? ताकि आप इंफॉर्मेशन गेन कर सको दैट विल बी यूजफुल कि जब आप एसेट वैल्यू करने जा रहे हो, डिफाइनिंग रिप्रेजेंटेशन एंड वारंटीज एंड और नेगोशिएटिंग प्राइस concessions। ठीक है, to gain information that will be useful for valuing assets, to verify that the transaction complies with the investment or acquisition criteria। जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो ना, वो कंप्लाई करना चाहिए इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया या एक्विजिशन क्राइटेरिया से। तो इन 4 कारणों की वजह से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कैरी आउट ड्यू डिलिजेंस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। टू कंफर्म दैट बिजनेस इज वॉट इट अपीयर्स टू बी, to identify potential deal killer defects and avoid a bad business transaction, to gain information that will be useful for valuing assets, defining representations and warranties, to verify that the transaction complies with investment or acquisition criteria। So this is the importance of due diligence, right? क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यू डिलिजेंस। अब बराक ओबामा के ये पिक्चर ध्यान रखोगे दैट उनको नींद आ रही है, तो ड्यू डिलिजेंस मतलब नींद मत लो भाई, आप कंसंट्रेट करो, आप चीज़ें फिगर आउट करने की कोशिश करो। सो डोंट स्लीप टिक वुड बी योर मेमोरी टेक्निक। ठीक है, सो वो TICC से कमर्शियल या ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस, I से इंफॉर्मेशन सिस्टम ड्यू डिलिजेंस, T से टैक्स ड्यू डिलिजेंस, P से पर्सनल ड्यू डिलिजेंस, M से मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़
नो वो नहीं आएगा। फिर एनवायरमेंटल ड्यू डिलिजेंस, लीगल ड्यू डिलिजेंस, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, तो ये सारे बहुत तरीके के ड्यू डिलिजेंस आप कंडक्ट करोगे। व्हाट इज कमर्शियल और ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस? उनको परफॉर्म किया जाता है बाय द कंसर्न्ड अक्वायर एंटरप्राइज इन्वॉल्विंग, उनको इवैल्यूएट करना होता है फ्रॉम कमर्शियल, स्ट्रैटेजिक एंड ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव। CSO, CSO इवैल्यूएशन करना पड़ेगा CSO पर्सपेक्टिव्स का। फॉर एग्जांपल, विद द प्रपोज्ड मर्जर वुड क्रिएट ऑपरेशनल सिनर्जीज। ठीक है। फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस क्या है? यहाँ पे एनालिसिस होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ द एंटिटी। इट शुड बी परफॉर्म्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कमर्शियल ड्यू डिलिजेंस। टैक्स ड्यू डिलिजेंस में आप क्या देखते हो? इट इज़ अ सेपरेट ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज, बट सिंस इट इज़ एन इंटीग्रल कॉम्पोनेंट of the financial status of the company, it is generally included in the financial due diligence. accountant को look into करना पड़ेगा the tax effect of the merger or acquisition. information system due diligence pertain करता है to all computer systems and related matter of the entity. legal due diligence की ज़रूरत होती है जब लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द एंटिटी का आप रिव्यू करते हो। एनवायरमेंटल ड्यू डिलिजेंस को कैरी आउट करना चाहिए इन ऑर्डर टू स्टडी द एंटिटीज एनवायरमेंट, इट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टिवनेस टू द अक्वायर एंटिटी। पर्सनल ड्यू डिलिजेंस को कैरी आउट करना चाहिए टू असर्टेन कि जो एंटिटी के पर्सनल पॉलिसीज है वो इन लाइन है और चेंज किए जा सकते हैं टू सूट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द restructuring. So these are the classifications of due diligence. Sleep tick would be your memory technique. Now financial due diligence बहुत ही थोड़ा बड़ा है respect to everything. So let's discuss about financial due diligence, जहाँ पे आप books of accounts and other information का analysis करते हो। जो financial due diligence का review है ना, उसको interpret किया जाता है as a complete due diligence review। क्यों? क्योंकि it is supposed to ascertain the financial implications of all other due diligence review, क्योंकि ये ascertain करता है सारे due diligence का financial implications, लेकिन ये appropriate नहीं होगा। ठीक है। So financial due diligence को हमेशा आप caution के साथ यूज करोगे। Scope of financial due diligence जो हम परफॉर्म करते हैं वाइड इनफ है टू कवर ऑल एस्पेक्ट, लेकिन उसको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए विद ओवरऑल ड्यू डिलिजेंस रिव्यू। ठीक है। जो फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस का जो रोल है वो कमेंस होता है ओनली आफ्टर अ प्राइस हैज़ बीन अग्रीड फॉर द बिजनेस और अ रिस्ट्रक्चरिंग प्लान इज परफॉर्म्ड। अगर आप एक बिजनेस का या रिस्ट्रक्चरिंग प्लान का पैसा आप कमेंस अग्री करते हो, उसके बाद ही रोल ऑफ फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस कमेंस होता है। जो आप इनिशियल प्राइस और अदर डिसीजंस लेते हो ऑन द बेसिस ऑफ द नेट वर्थ एज वेल एज द ट्रेंड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द टारगेट कंपनी विद एन अजम्पशन। क्या अजम्पशन की सारे कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटीज जो इम्पैक्ट करते हैं बिजनेस के फ्यूचर को वो रिकॉर्ड हैव बीन रिकॉर्डेड है। ठीक है। ये आप अजम्पशन लेके चलते हो जब आप इनिशियल प्राइस या अदर डिसीजंस लेते हो ऑन द बेसिस ऑफ नेटवर्थ एज वेल एज ट्रेंड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द टारगेट कंपनी। जो भी कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटीज है हैव बीन रिकॉर्डेड, यू अज्यूम इट। प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस का? लुक बिहाइंड, पर्दे के पीछे देखो, लुक बिहाइंड द वेल ऑफ इनिशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कंपनी और एसेस करो द बेनिफिट एंड कॉस्ट ऑफ द प्रपोज एक्विजिशन हो या मर्जर हो बाय इंक्वायरिंग इनटू ऑल relevant aspects of the past, present and future of the business to be acquired or merged with। समझ आया ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस का? पर्दे के पीछे देखो, लुक बिहाइंड द व्हील ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड एसेस द बेनिफिट एंड कॉस्ट। ठीक है। यही ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए आप एक ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस करते हो जहाँ पे आप इंडिविजुअल एरियाज को वेरीफाई करते हो। जैसे कि आप ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ बिजनेस देखोगे, बैकग्राउंड एंड स्टैंडिंग ऑफ प्रमोटर्स देखोगे, अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस कौन से फॉलोड किए जाते हैं बाय द ऑर्गेनाइजेशन, देन MIS
management information system, management structure, trading results, both past and recent past, assets and liabilities as per latest balance sheet, current status of income tax assessment including appeals pending against tax liability assessed by tax authority, फिर कैश फ्लो पैटर्न्स भी देखोगे, फिर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ कमर्शियल और अदर एक्टिविटीज कैरीड आउट बाय द ऑर्गेनाइजेशन, तो जो भी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन कैरी आउट करती है उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखोगे, एंड फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी का प्रोजेक्शन भी करोगे, राइट। तो इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव दैट इज पर्दे के पीछे देखना है, तो ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस में ये सारी चीज़ें आप इंक्लूड करोगे। टोटल 11 पॉइंट्स। अगर आप एक फुल फ्लेज फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस कंडक्ट करना चाहते हो, क्या मैंने बोला, फुल फ्लेज्ड फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस अगर आप कंडक्ट करना चाहते हो तो आप ये सारे मैटर्स कंसिडर करोगे, जैसे कि हमने डिस्कस किया, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टारगेट कंपनी एंड बैकग्राउंड ऑफ इट्स प्रमोटर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू करना, कैश फ्लो का देखना, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज, अकाउंटिंग पॉलिसीज के बाद टैक्सेशन, टैक्सेशन के बाद प्रोजेक्शन, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन के बाद स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। तो ये एक फुल फ्लेज्ड फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस माना जाएगा, ठीक है। आरसी मैट एफएस। अभी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टारगेट कंपनी, अकाउंटेंट को ना हमेशा शुरुआत फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस का रिव्यू करना चाहिए बाय लुकिंग इनटू द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी एंड बैकग्राउंड ऑफ द प्रमोटर्स। डिटेल निकालना कि कैसे शार्क टैंक में बोलते हैं कि आपके अपने कंपनी के बारे में कुछ बताओ, आपने कैसे स्टार्ट किया, आपके बारे में बताओ, राइट। सो द डिटेल्स ऑफ हाउ द कंपनी वाज सेट अप एंड हु वर द ओरिजिनल प्रमोटर्स हैज़ टू बी गॉन इनटू बिफोर वेरिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल डेटा इन डिटेल, ठीक है। फाइनेंशियल डेटा तो लास्ट में आता है, पहले तो कंपनी के बारे में जानते हैं, प्रमोटर्स के बारे में जानते हैं, राइट। एंड आई इनटू द हिस्ट्री ऑफ द टारगेट कंपनी मे रिवील, अगर आप टारगेट कंपनी की हिस्ट्री के ऊपर आप आई रखते हो तो क्या क्या रिवील कर सकता है, टर्निंग पॉइंट्स रिवील कर सकते हैं, सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज जो टारगेट कंपनी अडॉप्ट करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम वो जान सकते हो, मार्केट शेयर कितना एंजॉय करता है टारगेट कंपनी और चेंजेस देयरिन, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का है, मैच्योरिटी पे है, ग्रोथ पे है, कहाँ पे है, एडिक्वेसी ऑफ रिसोर्सेज है क्या। तो जब आप हिस्ट्री में जाते हो तो आप ये सारी चीज़ें रिवील कर पाते हो। ऑल्सो अकाउंटेंट को ये बहुत हेल्प करता है इन द पास्ट एनी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, अगर कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट पहले था वो उसका कुछ क्या इम्पैक्ट हुआ है बिजनेस में ऑफ द टारगेट इकोनॉमी, और अकाउंटेंट का को ना रेलेवेंट इंक्वायरीज भी करनी होती है अबाउट द हिस्ट्री ऑफ टारगेट बिजनेस, अबाउट द इंक्वायरीज ऑफ व्हाट बिजनेस प्रोडक्ट्स, मार्केट क्या है, सप्लायर्स कौन से है, एक्सपेंसेस क्या है, ऑपरेशंस क्या है, राइट। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड अकाउंटेंट इंक्वायरी करता है, जिसको हम समराइज करने के लिए इन सारी चीज़ों का वो इंक्वायरी करेंगे। क्या क्या चीज़ें, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, मैन्युफैक्चरर है क्या, ट्रेडर है क्या, होलसेलर है क्या, फाइनेंशियल सर्विस देता है क्या, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व है क्या, बिजनेस का नेचर क्या है, वो अकाउंटेंट जानने की कोशिश करेगा। फिर लोकेशन, उनके ऑफिस का लोकेशन कहाँ पे है, पुणे में है क्या, बैंगलोर में है क्या, ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटीज़, वेयर हाउसेज एंड ऑफिस। फिर एम्प्लॉयमेंट बाय लोकेशन, सप्लाई, वेज लेवल, यूनियन कॉन्ट्रैक्ट, पेंशन कमिटीज, गवर्नमेंट रेगुलेशन, एम्प्लॉयमेंट के बारे में थोड़ा उनसे इंक्वायरी करो, क्या प्रोडक्ट्स या सर्विसेज वो देते हैं और किस मार्केट में देते हैं। हिस्ट्री ऑफ बिजनेस विद इम्पोर्टेंट सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेस के हिस्ट्री के बारे में बताओ, ठीक है। फिर इन्वेंट्रीज के बारे में बताओ, लोकेशंस कहाँ पे, कितनी क्वांटिटी है, फिर आपके बिजनेस के फ्रेंचाइजीज कितने हैं, लाइसेंसेस है क्या, पेटेंट्स है क्या, क्या आपके एक्सपेंस कैटेगरीज, मेजर एक्सपेंसेस कैटेगरी कौन से हैं, क्या आप R&D में इन्वेस्ट करते हो क्या आप फॉरेन करेंसी एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड ट्रांजैक्शन से डील करते हो क्या आप लेजिस्लेशन और एंड रेगुलेशन दैट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द एंटिटी कुछ है क्या, इंफॉर्मेशन सिस्टम किस तरह से कैसे है आपके, ऑल ऑफ दीज थिंग्स you will inquire as an accountant if you are using
इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द टारगेट कंपनी और इट्स प्रमोटर्स, क्या बोला मैंने, नेचर ऑफ बिजनेस, लोकेशन, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्ट, हिस्ट्री ऑफ बिजनेस, इन्वेंट्रीज, फ्रेंचाइजीज, एक्सपेंस, R&D, foreign current assets, liabilities and transactions, regulation that significantly affect the entity and information system. Next, talking about accounting policies. अकाउंटेंट को स्टडी करना चाहिए कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है ना, जो फॉलो किए जाते हैं वो इनअप्रोप्रिएट तो नहीं है. अकाउंटेंट को ये भी देखना पड़ेगा जो चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो अफेक्ट करते हैं क्या टारगेट कंपनी को, एंड क्या टारगेट कंपनी ने अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज किए हैं विद द इंटेंशन ऑफ ऑफरिंग इटसेल्फ फॉर सेल, देखना पड़ेगा. ठीक है. और ओवरऑल स्कोप हैज़ टू बी बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द मैनेजमेंट. अकाउंटेंट को देखना पड़ेगा कि क्या एनी मटेरियल इफेक्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज हुआ है क्या ऑन द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी एंड देयर करेक्टनेस के अंदर. इट शुड बी सब्जेक्टेड टू रिव्यू भी होना चाहिए इन दी एंड वेरी केयरफुली. अकाउंटेंट का लास्ट में ड्यू डिलिजेंस करने के बाद रिपोर्ट भी देगा अकाउंटेंट. तो अकाउंटेंट का जो रिपोर्ट है ना उसमें इंक्लूड होना चाहिए समरी ऑफ सिग्निफिकेंट SAP, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज जो टारगेट कंपनी यूज़ करती है और चेंजेस जो किए गए हैं इन द अकाउंटिंग पॉलिसीज इन द रिसेंट पास्ट और एरियाज जहाँ डिफरेंट है फ्रॉम दोज अडॉप्टेड बाय एक्वायरिंग एंटरप्राइज, दैट द इफेक्ट ऑफ सच डिफरेंसेस एक्सेट्रा. तो अकाउंटेंट के रिपोर्ट के अंदर ये 3 चीज़ें आपको इंक्लूड करनी चाहिए. समरी ऑफ SAP, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड एरियाज जो अडॉप्ट किए गए हैं और डिफरेंस है तो एंड द इफेक्ट ऑफ सच डिफरेंसेस. थर्ड पॉइंट इज आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करेंगे. जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करते हो, बिफोर कमेंसिंग द रिव्यू ऑफ ईच ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटेंट एग्जामिन करेगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो प्रिपेयर किए गए इन अकॉर्डेंस विद द स्टैट्यूट एंड एवरीथिंग. अगर नहीं तो रिकॉर्ड करो डिविएशन एंड कंसिडर करो वेदर इट वारंट एन इंक्लूजन इन द फाइनल रिपोर्ट ऑन ड्यू डिलिजेंस. ठीक है. आप रिव्यू करोगे ऑपरेटिंग रिजल्ट, प्राइस ऑफ द टारगेट कंपनी लार्जली बेस्ड अपॉन इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम. क्यों ऑपरेटिंग रिजल्ट्स को रिव्यू करना चाहिए? क्योंकि जो प्राइस है टारगेट कंपनी का वो ऑपरेटिंग रिजल्ट्स के ऊपर ही डिपेंड करता है. कंसिडर करो कि क्या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम या एक्सपेंस प्रेजेंट है क्या जो अफेक्ट करता है ऑपरेटिंग रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी को. आप कंपेयर करो एक्चुअल फिगर्स को बजटेड फिगर्स के साथ और रीजंस फॉर वेरिएशंस फिगर आउट करो. क्या नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रॉफिट को आप बेंचमार्क करो अगेंस्ट सिमिलर कंपनीज, राइट. वैल्यूएशन ना मेनली बेस्ड होता है ऑन द वैल्यू ऑफ नेटवर्थ. वैल्यूएशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के लिए आप एक्सपर्ट्स का असिस्टेंट भी ले सकते हो. एक्सरसाइज करना चाहिए जब आप बैलेंस शीट को इवैल्यूएट कर रहे हो, एसेट्स को वैल्यूएट कर रहे हो और लाइबिलिटीज़ को रिकॉग्नाइज कर रहे हो. नेटवर्थ ऑफ द बिजनेस हैज़ टू बी अराइव्ड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट. नेटवर्थ ऑफ बिजनेस आप कैसे टेक इनटू अकाउंट करोगे? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को वैल्यू करके. द अकाउंटेंट शुड पे पर्टिकुलर अटेंशन टू द आप इन वैल्यूएशन ऑफ इंटैंजिबल एसेट्स का भी बहुत ध्यान रखोगे, राइट. So this is how you will review on the financial statements. The objective of due diligence exercise Q है to look for any hidden liabilities या overvalued assets. Hidden liabilities क्या क्या हो सकती है? जैसे कि शो कॉज नोटिस जो मटेरियल होते हैं, लेटर ऑफ कंफर्ट जो बैंक्स को दिए जाते हैं जो फाइनेंस बैलेंस शीट में डिस्क्लोज नहीं होते हैं, कुछ सब्सिडरीज में उन्होंने बेच दिया होगा, लाइबिलिटीज़ को इंडेमनीफाई कर दिया होगा, मेक गुड द लॉस, नॉट टू बी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं. टैक्स लाइबिलिटीज़ है क्या, सेल्स टैक्स असेसमेंट्स पेंडिंग है क्या, कस्टम ड्यूटीज़ के असेसमेंट्स पेंडिंग है क्या, बाईबैक किया है क्या, लीज लाइबिलिटीज़ फ्यूचर में है क्या, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या है, ग्रेचुइटी से रिलेटेड इश्यूज, लेबर क्लेम्स, अनरिजॉल्व लेबर लिटिगेशन. सो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ हिडन लाइबिलिटीज़. ओवर वैल्यूड एसेट्स के मतलब अनकलेक्टेड रिसीवेबल्स है क्या, जो डेटर्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं बैलेंस शीट में लेकिन रिसीवेबल नहीं है. नॉन मूविंग इन्वेंट्रीज है क्या, जो इन्वेंट्री की वैल्यू ज़्यादा बता रहे हैं. प्लांट एंड मशीनरी ऑब्सोल्यूट है क्या, एसेट्स एट विच मोर देन मार्केट करंट मार्केट वैल्यू में रिकॉर्ड किया है क्या, एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज लिटिगेशन के अंदर है क्या, इन्वेस्टमेंट्स
को कॉस्ट पे कैरी दिखा रहे हैं इवन इफ द रियलाइजेबल वैल्यू इज लो, ऐसा है क्या? रिटर्न ऑफ इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट कम है क्या? रिटर्न कम है तो इट्स नॉट नाइस ना। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर है क्या? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्या? बैलेंसेस है क्या कुछ जो अंडर रिकन्सिलिएशन है? इंटैंजिबल एसेट्स का कुछ वैल्यू है कि भी नहीं? ये सारी चीज़ें कुछ एग्जाम्पल्स है ऑफ ओवर वैल्यूड एसेट्स दैट यू विल कंसिडर. Next is taxation due diligence. As we have discussed, it is a part of financial due diligence. यहाँ आप देखते हो कि कंपनी रेगुलर है क्या इन पेइंग वेरियस टैक्सेस एंड एफेक्ट्स ऑफ मर्जर और एक्विजिशन. कैश फ्लो में आप क्या देखते हो? A review of historical cash flows and their pattern would reflect the cash generating ability. Cash generating ability कितनी है of the target company and should highlight the major trends. It is important to know if the company is able to meet its cash requirement through internal accrual or does it have to seek external help from time to time. तो cash flow का भी due diligence करना ज़रूरी है. आप क्या क्या चीज़ें चेक करोगे? क्या कंपनी ऑनर कर पा रही है इट्स कमिटमेंट टू इट्स ट्रेड पेएबल? क्या कंपनी टर्न एबल टू टर्न इट्स ट्रेड रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्री? क्या वो फंड्स डिप्लॉय कर पा रहे? क्या कोई फंड्स आइडल रह रहे? इन्वेस्टमेंट पैटर्न क्या है कंपनी का जो इजीली रियलाइजेबल हो सकता है लिक्विड कंडीशन में? तो ये सारी चीज़ें आप चेक करोगे व्हेन इट कम्स टू कैश फ्लो. फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, एटलीस्ट projections of next 5 years with detailed assumptions and workings अकाउंटेंट को obtain करने चाहिए. और टारगेट कंपनी से रिलेटेड आप प्रोजेक्शन ऑप्टिमिस्टिक बेसिस में और मोस्ट लाइकली बेसिस में आपको चीज़ें लेनी चाहिए. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़. प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस वर्कफोर्स होता है. हाउ मच ऑफ लेबर फोर्स को हमें रिटेन करना चाहिए? जॉब प्रोफाइल का जज करना. फिर अजम्पशंस रिगार्डिंग इंक्रीज इन सैलरीज. बेसिक सैलरीज बराबर है क्या? ऑल एलिजिबल एम्प्लॉयज़ कवर्ड है क्या? की एम्प्लॉयज़ के पे पैकेजेस कितने हैं जो फ्यूचर में कॉस्ट हो सकते हैं? क्या उनको ईसॉप वीसॉप दिया है क्या? आइडेंटिफाई करो कि जो की एम्प्लॉयज़ है वो कंटिन्यू करेंगे क्या आफ्टर एक्विजिशन या फिर ट्रांसफ़र किए जाएंगे टू सम अदर कंपनी. स्टैट्यूटरी कंप्लायंस में क्या देखोगे? ये वन एस्पेक्ट है जो आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा इन डिटेल. लिस्ट ऑफ लॉज क्या है जो एप्लीकेबल है टू द एंटिटी. चेकलिस्ट ऑफ कंप्लायंस रिक्वायर्ड बाय द कंपनी, आप उसको बनाओगे. अगर वो रेगुलर नहीं है तो वो आप वो उसका क्या इफेक्ट और या क्वांटिफाई करोगे एंड फैक्टर्ड करोगे इनटू द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी. सो these are the points to be considered for a full-fledged financial due diligence. Work approach to due diligence. जब भी आप बिजनेस को परचेज करते हो ना, ये सबसे बड़ा और एक बहुत ही एक्सपेंसिव एसेट परचेज होता है इन लाइफ टाइम और इसलिए हमें कॉशन एक्सरसाइज करना पड़ता है थ्रू अ ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस. देयरफॉर असेसिंग द बिजनेस फेयर वैल्यू पासेस थ्रू. ठीक है, डिस्कवरिंग करना कि एक करेक्ट स्ट्रैटेजी को डिस्कवर करना बहुत ही चैलेंजिंग है. हर एक सिचुएशन यूनिक है. बहुत सारे वेरिएबल न्यूमरस वेरिएबल्स होते हैं और फैक्टर्स होते हैं जैसे कि कंपनी की एज, मार्केट ज्योग्राफी, प्राइस लेवल्स, कॉम्पिटिटिव डायनामिक्स एक्सेट्रा. ठीक है, डिसीजन मेकर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स इन्वॉल्व होते हैं परचेज डिसीजन में अंदर. और एक्सेप्शनल चेंजेस इन परफॉर्मेंस कैन अगर डिसीजन मेकर ये सब इन्वॉल्व होते हैं तो एक्सेप्शनल चेंजेस इन परफॉर्मेंस कैन अकर. कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल दैट डिस्क्राइब दिस अप्रोच टू द वर्क इज इलस्ट्रेटेड. कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल में क्या करेंगे? 4 Ds. डिस्कवर, डायग्नोस, डिलीवरी और डिज़ाइन. डिस्कवर, डायग्नोस, डिलीवरी, डिज़ाइन. ठीक है, 6 डायमेंशनल प्रोसेस. हाउ टू कंडक्ट ड्यू डिलिजेंस. आप ड्यू डिलिजेंस कंडक्ट कैसे करते हो इम्पॉर्टेंट है. शुरुआत करो एक ओपन माइंड के साथ. स्टार्ट विद एन ओपन माइंड. डू नॉट अज्यूम दैट एनीथिंग रॉन्ग विल बी फाउंड एंड लुक. पहले से अज्यूम मत करो कि कुछ तो गलत मिलेगा ही एंड लुक फॉर इट. नहीं, डू नॉट अज्यूम. वॉट नीड्स टू बी डन इज कि आपको आइडेंटिफाई करने ट्रबल स्पॉट्स क्या है और उसके एक्सप्लेनेशन मांगने हैं. ठीक है, फिर आपको गेट द बेस्ट टीम ऑफ पीपल. अगर आपको फर्म के अंदर एक अच्छे ग्रुप ऑफ पीपल नहीं मिल रहे हैं तो आप ड्यू डिलिजेंस एक्सपर्ट्स को भी हायर कर सकते हो और
सच प्रोफेशनल को जब हायर करते हो आप उनका एक्सपीरियंस रिकॉर्ड इन द इंडस्ट्री भी देखोगे। फिर अगर आपको चाहिए तो आप हेल्प भी ले सकते हो इन द एरिया ऑफ फाइनेंस, टैक्स, अकाउंटिंग, लीगल, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी एंड एनी अदर रेलेवेंट टू द असाइनमेंट, सो ताकि आपको 360 डिग्री व्यू मिल सके ऑफ द एक्विजिशन कैंडिडेट का। तो अगर आपको मदद चाहिए तो आप मदद भी ले सकते हो। आप कस्टमर्स, सप्लायर्स, बिजनेस पार्टनर्स से बात करो क्योंकि वो एक बड़े रिसोर्स होते हैं। आप एक रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच लो, ठीक है। वाइल यू वॉन्ट टू डू योर रिसर्च, जब आप रिसर्च करें आप मेक श्योर करो कि दैट यू डू नॉट एंटागनाइज द टीम ऑफ पीपल बाय बॉगिंग देम डाउन विद लोड्स ऑफ क्वेश्चन। जब आप ये रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच ले रहे हो ना, आप उनको तंग मत करो विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। आप लास्ट में एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट प्रिपेयर करो डिटेलिंग द कंप्लायंसेस एंड सब्सटैंटिव रिस्क और इश्यूज। तो इन दी एंड जब जो भी आपको लगता है कि कंप्लायंस इश्यूज है, सब्सटैंटिव रिस्क या इश्यूज है, आप उनका एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट प्रिपेयर करो। सो दिस इज हाउ यू कंडक्ट ड्यू डिलिजेंस, बाय हैविंग एन ओपन माइंड, by getting the best team of people. If you don't get hire due diligence experts, yeah, get help in areas to get a 360 degree view. Talk to customers, take a risk management approach by not loading the people with a lot of questions, right? लास्ट में आप एक रिपोर्ट प्रिपेयर करो, ठीक है। तो जब भी आप एक ड्यू डिलिजेंस का रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हो, कंटेंट क्या होंगे वो डिपेंड करता है विद एवरी इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस, लेकिन मेजरली ये आपकी कंटेंट रहेंगे, जैसे कि एग्जीक्यूटिव समरी, इंट्रोडक्शन, background of target company, objective of due diligence and various other things that you could refer later. So I hope it is clear. This is all about due diligence. Important क्या है कि how do you conduct due diligence? By taking these steps, ठीक है। वर्क अप्रोच कैसा होना चाहिए ड्यू डिलिजेंस में हैव बीन डिस्कस, एंड ज़्यादातर मेनली इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, फुल फ्लेज फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस है ना, आप ये सारी मैटर्स देख के करोगे। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टारगेट कंपनी, प्रमोटर का बैकग्राउंड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू, कैश फ्लो मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज, अकाउंटिंग पॉलिसीज, टैक्सेशन, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन एंड स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, ठीक है। ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव दैट इज पर्दे के पीछे देखना है, तो ये सारी चीज़ें आप वेरीफाई करोगे। एंड ड्यू डिलिजेंस का क्लासिफिकेशन, स्लीप टिक, ओके, दिस इज इम्पॉर्टेंट। फिर इम्पॉर्टेंस क्यों है ड्यू डिलिजेंस? 4 कारणों की वजह से। जो बिजनेस है वैसा ही दिख रहा है ना, जैसा है, गोलमाल तो नहीं है ना, पोटेंशियल डील किलर, डिफेक्ट्स एंड एक्सेट्रा इज इम्पॉर्टेंट। डिफरेंस बिटवीन ड्यू डिलिजेंस एंड ऑडिट एंड simple introduction. So this is all about your unit 1 of chapter number 16 regarding due diligence.